60 को जो परसों आने वाली है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इस बात को कि बड़ी समितियां कितनी थी और उनमें कौन है, और उसको याद कर लें। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति है, तदर्थ समिति, उसकी क्या विशेषता है। आगे चलते हैं। अब आगे चलें तो इसके 3 वाचन हुए। संविधान सभा का हमने गठन कर दिया है, वो अपना काम करना क्या कर देगी, जब हमने सभी समितियों का गठन कर दिया है तो अब क्या करेंगी, वो संविधान निर्माण का काम करेंगी। अब संविधान का क्या किया जाएगा, वाचन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संविधान का वाचन किया जाएगा। जैसे ही हम बात कर रहे हैं संविधान का वाचन कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ और किस किस तारीख को। वाचन का मतलब हो गया, अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले 4/11/1948 से 9/11/1948, ठीक है। ये पहला वाचन हुआ। और पहले वाचन से हमारा तात्पर्य क्या है कि वाचन का मतलब आप जानते हैं कि पढ़ना। पढ़ने का मतलब जो कुछ आपने बनाया है उस बनाई गई चीज़ को आपको क्या करना है, अब दिखा तो नहीं सकते संविधान को, दिखा के आपको बताएं। उसका मतलब हो गया कि संविधान में जो कुछ भी लिखा गया है उसे सबके सामने क्या करना, प्रस्तुत करना। और प्रस्तुत करने का मतलब हो गया कि उसमें जो कमियां हैं या तो उन्हें इस तरह से उजागर करना, या जो खूबियां हैं उन पर इस तरह से चर्चा करना कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण काम कर सके। देखो, आप मेरे बताने का तात्पर्य इतना ही है कि आप कई बार क्या करते हैं, वाचन बोलकर किसी लिखी हुई चीज़ को हम दिखाएंगे थोड़ी, दिखाने से उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। वाचन करने का तात्पर्य हो गया कि जो चीज़ आपको दिखाई गई है या जो आपने निर्माण किया है, ये पहला वाचन है। ये द्वितीय वाचन, अनाउंसमेंट है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तारीख आपको दिख ही रही है, ठीक है। यानी 3 बार वाचन किया गया, यानी जो चीज़, जो भी प्रारूप समिति या किसी अन्य समिति के द्वारा जो कुछ भी चीज़ें बनाकर लाई गई हैं, वे सभी सदस्यों के सामने उन्हें पढ़कर सुनाया जाना ही क्या कहला रहा है, वाचन। तो पहली बार वाचन हुआ 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। फिर उसके बाद दूसरा वाचन हो रहा है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, और फिर 14/11/1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में। अब देखो, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे प्रस्तावना में जैसा लिखा हुआ है कि 26 नवंबर को हमने इसे आत्मर्पित, अंगीकृत, स्वीकृत, जो भी काम करना था वो भारतीय जनता ने कर लिया। क्या कर लिया इस दिन, भारतीय जनता के द्वारा संविधान को क्या कर लिया गया, स्वीकृत, आत्मर्पित और अंगीकृत। ये इस काम हुए। अब देखो, संविधान बन गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, संविधान बन गया इस तारीख को, ठीक है। तो इसमें 395 अनुच्छेद जैसा कि आपको पता है और 8 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, मूल संविधान में। और ये मूल संविधान ही है इस दिन का। ये अब इस दिन क्या हुआ, आगे की अगर बात करें तो ये जो जानकारियां हैं ये आपके ज़्यादा काम की नहीं, आपके उत्तर को अच्छा बनाने के लिए या आपके किसी कंपटीशन में आपके आ सकती है ये जानकारियाँ, ठीक है। तो इसके बाद देखें आप, किसने स्वीकृत किया है, भारतीय जनता के द्वारा। ये पूछा गया प्रश्न। अब देखो, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60,
324, 366, 367, 379, 380, 391, उससे पहले 388, 391, 392 और 393। ये 15 अनुच्छेद हैं, किससे संबंधित हैं? नागरिकता, चुनाव या अन्य छोटे शीर्षक। अभी बात करेंगे सामने। ठीक है, ये वे अनुच्छेद हैं जो कब लागू हो गए थे? ये इतनी तारीख को ही लागू हो गए हैं, 26 नवंबर को। आप देखिए, मतलब पूछा क्या जाता है, ये कुल कितने अनुच्छेद हैं? 15। ये संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है किसी संख्या को देकर कि कुल कितने हुए या इनमें से कौन सा अनुच्छेद है या किस विषय से संबंधित अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया है। यानी कई बार कन्फ्यूजिंग ये आ जाता है कि संविधान इस दिन लागू माना जाए या 26 जनवरी से माना जाए। तो स्वाभाविक सी बात है 26 जनवरी से ही माना जाएगा, क्योंकि पूर्ण संविधान या अधिक ज़्यादातर सिर्फ 15 अनुच्छेदों को छोड़कर जितने भी अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ये सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ये तो आप जानते हैं 2 वर्ष, अगर हम बात करें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सबको पता है आपको। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। 11 बैठकें हुई थी, किसकी? संविधान सभा की। ये ध्यान रखें, एक कन्फ्यूजन और है जो मैं आपको दूर कर दूं। और 121 बैठकें हो रही हैं, 121 नहीं 141, किसकी? प्रारूप समिति। ये अंतर दोनों में। इसकी बैठकें कितनी हो रही हैं? 11। और संविधान सभा की कितनी हो रही है? 141। तो याद रखें आप, कई बार कन्फ्यूजिंग रह जाता है हमारे। ठीक है, 2 वर्ष 11 में 18 दिन में 64 लाख रुपए खर्च हुए, ये आपको पता है। मनी 64 लाख रुपए। 60 देशों के संविधान को खंगाला गया था। 60 देशों का जो संविधान है उसे पढ़ा गया, उसका अध्ययन किया गया, तब जाकर हमारा जो भारतीय संविधान है। अब इसकी विशेषताओं में भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके याद रखने की हैं, आपके माइंड का टेस्ट करती हैं ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनमें मेरे हिसाब से ये है। आप इसको ज़्यादा गौर से देखें, इसको याद कर लें, इन अनुच्छेदों को। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, ये भी पूछ लिया जाता है। पहला वाचन कब हुआ या संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये तो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का हमने पूरा ढांचा या स्ट्रक्चर जो हम कहेंगे वो पढ़ चुके हैं। और भी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, एक बार आप इसको देख लें ध्यान से, फिर मैं आपको बताता हूँ। और डीपी याद रखेंगे आप, मैं बार बार बीच में बोल देता हूँ, इनको भी याद रखें। हालांकि कहीं पूछा नहीं गया है, ये पूछा गया है संविधान सभा की बैठकें, तो इसको इसके कन्फ्यूजन के साथ इसलिए लिखा गया है कि यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रारूप समिति की बैठकें 141 हो रही हैं और 11 बैठकें किसकी हो रही हैं? संविधान सभा की। ठीक है, आगे चलें। क्या भारत ने ब्रिटिश की गुलामी पूरी तरह छोड़ दी? तो उसको नहीं कहेंगे हम संप्रभु तो हैं, लेकिन हमने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ग्रहण कर रखी है, यानी हम। और इसका मतलब क्या हो गया? किसको माना जाता है? ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी, यानी रानी को इसका मुखिया बनाया गया। तो यहाँ हमारी संप्रभुता पर कोई खतरा नहीं है ना। राष्ट्रमंडल के सदस्य कब से? भारत 1949 से हमारी जो सदस्यता है, स्वतंत्रता के बाद हमने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब देखो आप 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी को हमने क्या कर लिया? झंडा ग्रहण कर लिया। झंडा जो हमारा था, उस झंडे को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी हमने यही सुविधा में बात करी है। ठीक है, 24 जनवरी और 24 जनवरी को 3 काम हुए।
इसके लिए मैं 22 जुलाई करें आप इसको, ठीक है। आगे चलें। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ठीक है, स्वीकार किए गए। और जो शेष अनुच्छेद बच गए थे संविधान के, या शेष संविधान में हम कहते हैं शेष अनुच्छेद भी इसी दिन से लागू किए गए। बार बार बात आती है कि 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए। कईयों को तो ये तारीख याद नहीं होगी। 26 जनवरी को क्या हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ हमारे यहाँ? संविधान लागू हो गया, ठीक है। और संविधान के लागू होने के बाद जो शेष अनुच्छेद थे वो लागू हुए। मैं यहाँ पर आपको एक बार सही कर देता हूँ इसको। झंडा स्वीकार किया गया अपने। डेटें क्या बहुत सारी हो जाती है हमारे पास इकट्ठी, तो हमको ध्यान नहीं रहता है कि कौन सी डेट। अभी भी मैं और डेट नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी इधर ही आ रही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 तारीख को ही आ रहा होता है। मतदान दिवस भी इन्हीं तारीखों में आ रहा होता है। तो मैं वो आपको लिखाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये, क्योंकि ये हमारे संविधान से संबंधित मुख्य प्रावधान है और संविधान में इनके बारे में स्पष्ट काम किया गया है। तो 26 जनवरी की बात करें हम, 26 जनवरी के लिए हमने कहा था कि लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया का प्रस्ताव पास हुआ था लाहौर अधिवेशन में। उस अधिवेशन के कारण अगले साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया उस समय जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी को। तो उस याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने क्या लागू कर दिया? संविधान। तो इस तारीख को चुनने का कारण आपको पता लग ही गया होगा, यानी इसको पहले अंग्रेजों के समय हमने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और उस याद को ताज़ा रखने के लिए हमने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना स्वीकार कर लिया, ठीक है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम 26 जनवरी को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। ये काम आपका खत्म हो गया। संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया और संविधान का निर्माण होने के बाद संविधान लागू भी हो गया है, ठीक है। आज हमने जो चीज़ें देखी हैं उनको गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैबिनेट मिशन से शुरू किया था हमने, यानी 24 मार्च 1946 से 1946 से लेकर हम कहाँ तक आए? 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन क्या संविधान सभा का कार्य खत्म हो गया? क्या संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया? क्या संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया क्या? ऐसा कहेंगे नहीं, और यहाँ भी कहेंगे हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण कर दिया गया। संविधान निर्माण कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या कहा? हाँ, संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया है। तो अंतिम कार्य दिवस क्या रहा इसका? ये तारीख, ठीक है। लेकिन नहीं क्यों कह रहे हैं हम? नहीं की वजह यह है क्योंकि संविधान सभा को जब तक संसद का निर्वाचन नहीं हो जाता, जो कि 1952 के बाद ही संभव हुआ, जब तक संसद का निर्वाचन नहीं हो जाता जो कि 1952 के बाद ही संभव हुआ, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव कब हो रहे हैं? 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हो रहे हैं? 1952 में। तब तक
इस संविधान सभा को अंतरिम यानी स्थायी या अस्थायी अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना पड़ा। अंतरिम संसद के रूप में जिम्मेदारी दी गई। समझ में आ गई? देखो दो चीजें जो आगे तक गई। एक तो 1935 का अधिनियम कब तक चल रहा है? जब तक भारत का संविधान बनकर लागू नहीं हो गया। ठीक है। अंतरिम सरकार कब तक चल रही है? जब तक पहली निर्वाचित सरकार नहीं आ जाती है। उसमें थोड़ा चेंज आया स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले थोड़े परिवर्तन हुए क्योंकि डिवाइडेशन हो गया भारत का, उससे थोड़ा परिवर्तन आया। लेकिन वो अंतरिम सरकार ही कही जाएगी या फिर गैर निर्वाचित सरकार मानी जाएगी। तो वो भी कब बन रही है? 1952 में। और संसद का निर्माण नहीं होने तक संविधान सभा किस रूप में काम कर रही है? अंतरिम संसद के रूप में उसने काम किया, क्योंकि संसद बनी ही नहीं, लोकसभा के चुनाव हुए ही नहीं, राज्यसभा का निर्माण हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे काम किया जाएगा? ऐसे काम किया जाएगा ये। और इसको ही क्यों दिया गया? क्योंकि संविधान को समझने का दायित्व या संविधान को सबसे अच्छे से कौन जानता है? संविधान सभा। कहीं पर भी किसी तरह का कोई मतभेद उत्पन्न होगा तो संविधान सभा के द्वारा उसका निराकरण कर दिया जाएगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि संविधान सभा ज़्यादा उपयुक्त थी या ज़्यादा कारगर थी संसद के रूप में कार्य करने के लिए। यानी इस तरह इसका कार्यकाल 1952 तक चलता रहा, यानी संविधान सभा ने 1952 तक काम किया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे संविधान की विशेषताएं देखेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मानिए कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, ऐसा मानकर काम नहीं करें। आप पूरी चीज़ों को एक बार अपनी नज़रों के सामने लेकर आएँ, उनको याद करने का प्रयास करें। एक बार करें, दो बार करें। जब आप दोबारा कोशिश करते हैं तो आप पहली कोशिश जब की थी आपने उतने नासमझ या उतने खाली नहीं रहते हैं। दूसरी कोशिश के समय आपने जो पहली बार कोशिश की थी उससे कुछ ना कुछ आपने अचीव किया होगा और वो आपके काम आ सकता है। एक बार में अगर कोई चीज़ याद हो जाती है तो मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है कोई चीज़, लेकिन एक बार में सभी चीज़ें याद हो जाती हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। बार बार आप जब आप एक दो बार उनको देखेंगे, समझेंगे, घटनाओं से आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। पूर्ण कोई नहीं है, लेकिन पूर्ण बना जा सकता है किसी हद तक। किससे? प्रैक्टिस से। तो आप प्रैक्टिस करें, अच्छा काम करें। हमारा संविधान भी प्रैक्टिस के कारण ही आज संशोधन क्या है? प्रैक्टिस है हमारी। हम जितने प्रैक्टिस करते हैं उसको समझते हैं उतना ही हमें नए कानून की आवश्यकता हो जाती है या किसी पुराने कानून में संशोधन करने की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है। तो अब हम जो अगली बात करने वाले हैं, अभी हम दो बातें और करेंगे संविधान के संदर्भ में। एक तो इसके सोर्सेज, स्रोत, ठीक है, और एक इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्यों? क्योंकि कई बार सीधा पूछा जाता है कि संविधान के एकात्मक या संघात्मक लक्षण बताइए, या सीधा पूछ लिया जाता है कि संविधान के एकात्मक कोई 4 एकात्मक लक्षण बता दीजिए, या सीधा प्रश्न आता है कि संविधान के कोई 4 संघात्मक लक्षण बताइए। या बड़े में भी आ सकता है जब पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से डायरेक्ट तो नहीं आता है कि संविधान की विशेषताएं बताइए, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो संविधान के बारे में जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का आधार, मैंने आपको पहले ही दिन बताया, कौन है? संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं वो देखें आप। पहली तो सबको पता है, सेंसु लंबो और सेंसु सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है,
ब्रिटेन का संविधान तो कैसा है? अलिखित, लिखा हुआ नहीं है। तो किस पर आधारित है? परंपराओं पर, रूढ़ियों पर, परंपराओं पर आधारित है। कहाँ? ब्रिटेन का। जबकि भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ठीक है। दूसरी विशेषताएं क्या है? 395 अनुच्छेद किसी संविधान में नहीं है। आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां, ठीक है, और 22 भाग। और पहले मैंने बता दिया है अनुच्छेद बढ़ गए हैं, हालांकि 370 प्लस हो गए हैं, बदलते रहते हैं। अनुसूचियां मूल में 8 थी, अगर मैं यहाँ मूल लिखूँ वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। और भाग कई जगह कह रहे हैं 25 हो गए हैं, लेकिन वो किस आधार पर? ABCD बढ़ाकर संख्या देखेंगे तो 22 है और वैसे 25 के करीब हो गए हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, जो पॉलिटिकल पढ़ते हैं उनको समझ में आती होगी। ठीक है, तो सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का संविधान। लंबा है, विस्तृत है, समझने में बहुत जटिलताएं हैं इसमें, आसान संविधान नहीं है, लेकिन लिखित है तो इसमें कोई फेरबदल करना आसान काम नहीं है। हालांकि कानूनों में इतनी जटिलता होने के कारण सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्याख्या करने का हमने क्या दे रखा है? अधिकार दिया हुआ है संविधान के द्वारा। वो बताएगा कि कानून क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे लंबा और सबसे विस्तृत, सबसे जटिल संविधान है किसका? भारत का। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हमने वहाँ कारण लिख दिए। आगे देखो आप, कठोर और लचीला संविधान, दोनों का समन्वय। सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का, उसमें संशोधन करना आसान काम नहीं है। सबसे कठोर किसका है? अमेरिका का संविधान, सर्वाधिक कठोर। ठीक है, और ब्रिटेन का सर्वाधिक लचीला। तो आप समझ सकते हैं कि भारत इनका मिश्रण है, भारतीय संविधान का। कुछ संविधान में संशोधन किया जाना इतना आसान है कई जगह तो, कि हमें किसी बहुमत वाली सरकार 50%+1 के आधार पर ही संशोधन कर सकती है। कई जगह ऐसे आ जाते हैं मामले जहाँ पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और कहीं पर ऐसा आ जाता है कि 2/3। तो ये दोनों हो गए। भारत में क्या दिक्कत है? कई संविधान संशोधन तो 50%+1 से कर दिए जाते हैं, कहीं 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, और कहीं 2/3 बहुमत के अलावा क्या चाहिए? और 50% राज्यों का समर्थन, 50% जो स्टेट्स हैं उनका भी क्या चाहिए? समर्थन। ठीक है, तब जाकर आप किसी तरह संविधान में संशोधन कर पाएंगे। यानी उस मामले में सबसे नीचे वाली जो शर्त है उसमें हम अमेरिका की तरह कठोर हो जाते हैं, और जो 50%+1 है उसमें हम ब्रिटेन की तरह लचीले हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे संविधान को कैसा बताया गया है? कठोर एवं लचीले संविधान का, लचीलेपन का समन्वय है हमारे संविधान में। ठीक है, आगे चले। धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण स्थान देने की, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हालांकि ये जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म, ये इसकी 2 तरह के अर्थ निकलते हैं। या तो धर्म को बिल्कुल नहीं मानना, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता की जो बात की गई है वह इस तरह से है कि धर्म को नहीं मानना न होकर सभी धर्मों को बराबर दृष्टिकोण से देखना। यानी भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत में राष्ट्र धर्म नहीं है। पहली बात तो क्या नहीं है हमारे यहाँ? नेशनल रिलीजन नहीं है।
राष्ट्रीय धर्म नहीं है, या किसी धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, सभी धर्मों को समानता दी गई है। धर्मों को क्या दी गई है? समानता दी गई है। नफरत नहीं कर रहे हैं, धर्मों को समाप्त नहीं कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, धर्म विरोधी नहीं है हम हैं सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखने की जो हमारी विशेषता है वह भी भारतीय संविधान को अलग बनाती है दुनिया के अन्य संविधानों से। ठीक है, अब भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने हैं मौलिक अधिकार? 6। स्वतंत्रता, समानता, समानता, ठीक है, शोषण के विरुद्ध, धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता, ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पर क्या है? लिपि और संस्कृति, इस तरह के अधिकार हमें दिए गए हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हो गया? राज्य किसी भी प्रकार से इन्हें कम नहीं कर सकता। ये प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को ये अधिकार उपलब्ध करवाए। ठीक है, आगे चलें आप। आगे फिर हमें दे रखे हैं नीति निर्देशक तत्वों को। नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान के मूल आधार हैं। इन्हें मौलिक अधिकारों के बराबर ही दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की और कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व कैसा राज्य बनाएंगे? लोक कल्याणकारी राज्य। गांधीवादी तत्व, यानी इसमें उन चीज़ों को शामिल किया गया है जो राज्य की पुलिसिया छवि के विपरीत लोक कल्याणकारी राज्य की छवि प्रदर्शित करते हैं, या किसी भी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर लेकर जाते हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, विश्व शांति को लेकर, राज्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अंतर करने के लिए, इस तरह के कई प्रावधान किए गए हैं अलग तरीके के, जो कि राज्य की एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं मूल कर्तव्य। हालांकि ये बाद में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य के अंतर्गत राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति या जिसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं की रक्षा करना, सुरक्षा करना, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे, भाईचारा जिसे बंधुत्व भी कहते हैं बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस तरह के कुछ कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं ताकि नागरिक केवल अधिकारों की ही बात नहीं करें, अपितु राष्ट्र के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण भी करना आवश्यक था, और यह भारतीय संविधान में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। आगे देखिए, आज हम जिस संविधान को लेकर बात कर रहे हैं उस संविधान का हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो मूल कर्तव्य हैं ये नागरिकों के लिए इसलिए
जोड़े गए हैं ताकि प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र से अपना जुड़ाव निश्चित कर सके कि हमें किस प्रकार से राष्ट्रीय हितों को अपने से जोड़ सकते हैं। यानी व्यक्तिगत हितों की बजाय या व्यक्तिगत हितों के साथ साथ राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, और भी बातें, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना, संकीर्णता को छोड़ना और किसको अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। तो इस तरह बहुत सारे दायित्व हैं। अभी तो शिक्षा भी कर्तव्य में जोड़ दी गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु के स्टूडेंट्स को 6 से 14 वर्ष की आयु के स्टूडेंटों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाया जाना भी राज्य का कर्तव्य माना गया। तो इस तरह की बात अब आप देख सकते हैं कि ये जब ऐसा कर्तव्य राज्य के लिए जोड़ा जाएगा तो उसके कारण राज्य की छवि अच्छी बनेगी, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में वो काम कर पाएगा। तो आगे देखिए, अब आगे और देखिए, कर्तव्य के आगे या मूल कर्तव्य के अलावा वो है हमारे संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पूरा नाम याद करें भाई बालकों, कम कुछ भी नहीं करना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार। अब इसमें एक एक बात की अगर बात करें हम, सार्वभौमिक का मतलब हो गया सभी को। सभी कौन? स्त्री, पुरुष। अब तो वो जो तीसरा जो वर्ण है हमारे यहाँ, थर्ड लिंग, तीसरे लिंग के लोगों को भी हमारे यहाँ क्या है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित, ठीक है, इन सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। वयस्क से हमारा मतलब कितना हो गया वर्तमान में? 18 वर्ष। ये आयु भी घटती बढ़ती रहती है, पहले 21 वर्ष थी, ठीक है। तो 18 वर्ष का जो कैंडिडेट होगा वो चाहे इनमें से किसी भी वर्ग में आता हो, वो क्या दे सकेगा? मत दे सकेगा, यानी वोट दे सकेगा, उसे मताधिकार दिया गया है। और एक व्यक्ति का वोट एक ही काउंट होगा। प्राचीन काल में ये सब समस्याएं आ चुकी हैं, कई राष्ट्रों में भी अलग अलग समस्याएं पहले आ चुकी हैं। 2 महिलाओं का वोट एक माना जाता था, यानी एक पुरुष का वोट एक और 2 महिलाओं का वोट मिलकर एक, यानी आधी, एक महिला आधे वोट के बराबर मानी जाती थी। या सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों के टाइम हमारे यहाँ भी कर और संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। यानी जो वोटिंग पावर्स जो हैं वह पुराने समय से अब बदली जा चुकी हैं। यानी कि आप देखिए, ये जो आधार हैं, इन आधारों के अलावा एक व्यक्ति और एक वोट को ध्यान में रखते हुए हम क्या देंगे? वोट दे सकते हैं। तो सभी को दे रखा है, हमारे किसी तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं है। तो आप देखें, ये हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। हालांकि वोट देना किसी तरह का कोई मूल अधिकार नहीं है, ये वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप देखिए आगे, वयस्क मताधिकार के बाद देखें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारत में सभी व्यक्तियों को एक नागरिकता प्रदान की गई है, वह भी राष्ट्रीय नागरिकता या देश की नागरिकता। जबकि अमेरिका जैसे देश में क्या है? राज्यों की नागरिकता और राष्ट्र की नागरिकता अलग अलग, यानी 2 प्रकार की नागरिकताएं प्रदान की गई है। यदि आप भारत में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकेगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है।
तो इसका मतलब एकल जो नागरिकता है वह भी भारतीय संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ हमारे यहाँ इस तरह की नागरिकताएं नहीं है जैसे अमेरिका में है। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है और वो भी देश की नागरिकता यानी राष्ट्रीय नागरिकता। ठीक है, और मैंने बता दिया है कि अन्य किसी राष्ट्र की नागरिकता आप लेंगे तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपातकालीन जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, देखिए आपातकालीन जो व्यवस्था है वह भी भारतीय संविधान की अन्य विशेषता है जो भारत को अन्य राष्ट्रों के संविधान से अलग बनाती है। हमारे यहाँ 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जा सकते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत। 352 में राष्ट्रीय या केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो 356 के अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक प्रावधानों या संविधान के अनुसार जब शासन चलाना पॉसिबल नहीं होता है तो वहाँ आपातकाल लगा सकता है। इस व्यवस्था के कारण भारतीय राष्ट्र की या भारतीय संघ की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, 352, 356 और 360 ये तीनों अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंधित हैं और ये भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं और राष्ट्रपति पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। निरपेक्ष ताकत नहीं है। तो ये जो विशेषता है भारतीय संविधान की यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने का प्रयास करती है। अब आगे देखें आप, महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी वो ये हो चुकी हैं। हम बात करें शक्ति संतुलन की। मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एक साइड में एकात्मक लिखूंगा और दूसरी साइड में संघात्मक विशेषताएं लिखूंगा। वो देखें आप, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई यहाँ तक। आप देखें जो एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि विशेषताएं और भी हैं हमारे, लेकिन उनको हम अगर ऐसा वर्गीकृत कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एकीकृत विशेषता और संघात्मक विशेषता। अब संघात्मक में देखिए, जहां राज्य और केंद्र दोनों बराबर होंगे तो उसमें सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान। लिखित संविधान, ठीक है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। द्विसरकारें। द्विसरकारें हो गई राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है। शक्ति संतुलन या शक्ति विभाजन, जिसको हम दूसरा नाम विषयों का विभाजन भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ये कुछ हमारी संघात्मक विशेषताएं हैं। उसके अलावा एकीकृत है, जैसे एकल नागरिकता, ठीक है, सब भारतीयों को एक दी गई है। दूसरी है एकीकृत न्याय व्यवस्था, संपूर्ण भारत की न्याय व्यवस्था एक है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ यहाँ पर लिखें स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसको लिखें। स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघ के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब शक्ति विभाजन से लें अगर तीसरी विशेषता, तो शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में। शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में है। 3 सूचियां हैं, 4 सूचियां हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन 4 सूचियों में से ज़्यादा झुकाव अंत तो गत्वा कौन पावरफुल है वहाँ? केंद्र, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं IAS लेवल की, अखिल भारतीय
सेवाएं। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, जो भी हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो आपके यहाँ सीधा प्रश्न आएगा कि संघात्मक विशेषताएं बताइए या एकात्मक विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, तो आपको इनका ध्यान रखते हुए लिखना है उनके बारे में। ठीक है, अगर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा एकीकृत विशेषताएं बताइए कोई 4, तो आप इनका ऐसा कोई विशेषता है नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक और लिख लीजिए आप, एक संविधान। कहीं कहीं किन्हीं देशों में राज्य का संविधान अलग है और राष्ट्र का संविधान अलग है। 2 तरह के संविधान लिखे गए। अब एक एक की बात करें। एकल नागरिकता है, हमने पहले चर्चा कर रखी है इसकी। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब है वही सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट। सभी राज्यों में यही सिस्टम है। पहले सेशन कोर्ट में जाएगा मामला, सेशन कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो यही पूरा सिस्टम है। और इस एकीकृत न्याय व्यवस्था में कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद या डिवाइडेशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे चले आप। दूसरी विशेषता शक्ति विभाजन, यानी जो केंद्र में 4 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उन सूचियों के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र को केंद्रीय सूची पर या संघ सूची पर, राज्य को राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, दोनों मिलकर बनाते हैं। अवशिष्ट सूची पर केंद्र बनाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? मैंने कहा है झुकाव किसके पक्ष में है? केंद्र के में। क्यों? क्योंकि अगर राज्य सूची के विषय और संघ सूची के विषय पर किसी तरह का विरोधाभास होगा तो उस विरोधाभास में या कानून को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद होगा तो वह कानून उस सीमा तक अमान्य हो जाएगा जहां वो केंद्र के कानून का प्रतिरोध करता है, या फिर केंद्र के कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा बजाय राज्य के कानून के। अखिल भारतीय सेवाएं आप जानते हैं, आईएएस लेवल की 3 सेवाएं हैं। ठीक है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, वो तीनों सेवाएं केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती हैं और ये रिपोर्टिंग भी किसको करते हैं? केंद्र सरकार को। ठीक है, यानी केंद्र के हित को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व करता है? केंद्र सरकार का। तो राज्यों की राजनीति को या राज्यों की संवैधानिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी हमारी एकीकृत विशेषता की एक मुख्य विशेषता है। आपातकालीन जो प्रावधान है उनमें शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ दी गई हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का समय समय पर प्रयोग कर सकता है। ये आपातकालीन शक्तियाँ भी एकीकृत कर देती हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि इनकी आवश्यकता संकट के समय पड़ती है और संकट के समय भारतीय संविधान कैसा रूप धारण करेगा? एकीकृत रूप धारण कर लेगा। यूनाइटेड हो जाएंगे हम, किसी तरह का कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। एक संविधान है तो दूसरा संविधान ही नहीं है तो विवाद का कोई विषय ही नहीं है। यानी एक संविधान होना भी, एक संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संवैधानिक स्थिति को चलाया जाएगा। तो ये विशेषता भी हमारी एकीकृत विशेषता में आ रही है। अब देखिए लिखित संविधान है, तो मैंने कहा कि लिखित संविधान है तो जैसे जो प्रावधान है संविधान के अंतर्गत वो संघ और राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक जैसे ही होंगे। दोनों केंद्र के जो व्यक्ति हैं वह उन्हें स्पष्ट तौर पर उनका अध्ययन कर सकेंगे। किसी तरह का कोई विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दोनों, और दोनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। तो यानी राज्य के द्वारा लिखित संविधान भी राज्यों और केंद्र दोनों की बराबर महत्ता करता है। और हमारे संविधान में तो लिखा भी गया है, भारत राज्यों का संघ है।
ठीक है। संविधान को सर्वोच्च माना गया है, देखिए संविधान है तो संविधान की सर्वोच्चता है, तो संविधान देखा जाएगा न कि राज्य और केंद्र के हित। संविधान किसी विवाद में क्या कहता है या संविधान उस विवाद को किस तरीके से उसका समाधान करना चाहता है, तो उसके केंद्र में किसको रखा जाएगा, संविधान को, न राज्य हित को न राष्ट्रीय हित को। कहने का मतलब है इस विवाद के समय, यानी वास्तव में राज्य का हित कहाँ है उसको देखने के लिए हम किसको देखेंगे, संविधान को। यानी दोनों जो विवादास्पद बिंदु अगर है तो केंद्र और राज्य किसको महत्व देंगे, संविधान को। ठीक है। दो सरकारें हैं, राज्य सरकारें अपने कार्य क्षेत्र में या अपने निश्चित भूभाग में किस तरह का प्रशासन करना है उनको देखेगी। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य सरकार काम करेगी और जो संघ सूची के विषय उन पर केंद्र सरकार काम करेगी। कहने का मतलब इसका एक निश्चित कार्य क्षेत्र है और राज्य सरकार का भी एक निश्चित कार्य क्षेत्र है, जो कि एक निश्चित भूभाग में दोनों को कार्य करने की सीमाएं उपलब्ध करवाता है। यानी ऐसा नहीं होगा, केंद्र राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो, और संघ भी और मतलब राज्य भी अपने कार्य को करेगा, लेकिन कभी भी वह भारत संघ से अलग होने का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता। किसी भी स्थिति में किसी भी राज्य को ऐसा अधिकार नहीं है कि वह भारत संघ से अलग हो जाए। मतलब हमने उनके क्षेत्र को निश्चित कर दिया, तो दो सरकारें देने का तात्पर्य यही है कि वो प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा हो जाए। अब तो हम इससे आगे भी बढ़ चुके हैं, हम पंचायती राज दे रहे हैं, तो पंचायती राज तो और भी स्थानीय स्वशासन का निम्न स्तर है, यानी नीचे से नीचे स्तर तक संविधान के माध्यम से प्रशासन को चलाया जा रहा है। 3 स्तर हो गए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायती राज। शक्ति विभाजन वही मैंने बताया, वहाँ शक्ति विभाजन 4 विषयों में डिवाइडेशन करना भी अपने आप में किसकी महत्ता को बताता है, संघ के महत्व को बढ़ाता है। ठीक है, संघ को महत्व नहीं दिया होता तो सारे विषय राज्य के केंद्र सरकार के अधीन या संघ सूची में लिख दिए जाते, लेकिन संघ यानी राज्यों का भी अपना महत्व है, इसलिए राज्यों के द्वारा उनके भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रशासनिक कार्य करने के लिए उन्हें अलग से विषय दिए गए, यानी उन विषयों में उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय या स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो न्यायपालिका है उसकी जो कार्यप्रणाली है वह केंद्र से प्रभावित नहीं है, केंद्र के द्वारा निर्धारित नहीं है, वह राज्य और केंद्र दोनों के हितों में समन्वय बनाने का प्रयास करेगी। यानी उनके वेतन भत्ते कहीं से भी केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, यानी केंद्र सरकार स्वतंत्र न्यायपालिका के कार्यों में रोड़े नहीं अटका सकती। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी और न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता ही हमें संघात्मक विशेषता के अंतर्गत रखी गई है। तो आप ये देखें और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप जितना शॉर्ट याद करें इसको, 5 और 6 7 जो प्रावधान है संघात्मक विशेषताओं के और एकात्मक विशेषताओं के, तो डायरेक्ट प्रश्न आता है और कुछ नहीं आता इनमें, सीधा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों को बताइए। ठीक है, तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चलेंगे अपनी जो सेकंड यूनिट है उसकी चर्चा करेंगे, और उस सेकंड यूनिट में हमारे पास है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। ठीक है।